हर सेल के अंदर एक पावर स्टेशन होता है, बिल्कुल वापडा की तरह, लेकिन ये बिजली नहीं एटीपी बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस इंतहाई ईजी वे में। तो अगर आप लोगों को भी ये डिफ़िकल्ट लगता है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये लास्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से, देन पायरुवेट ऑक्सीडेशन, देन क्रेब्स साइकिल एंड देन इसका लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये होता कहाँ है, इसकी लोकेशन है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देख लें कि बेसिकली ये है क्या, तो अगर आप इसके वर्ड्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स के एक चेन सी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो उस चेन में होता है क्या है, उनमें सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं 4-5 डिफरेंट, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। और वो प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं और उनके ट्रांसपोर्ट से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी बनाती है एटीपी। अब यहाँ पर इस प्रोसेस को समझने से पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स को समझना होगा। अगर आप लोग वो कुछ टर्म्स समझ जाएं तो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस इंतहाई इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म की तरफ आते हैं, ये है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं उस एनर्जी से जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन में जब, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से पास होते हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। आप लोग बिल्कुल इजी वे में कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जबकि वो डायरेक्ट एटीपीज जो कि ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुए थे उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोटीन कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। मींस कि ये कोई एक एंजाइम नहीं होते, कम्प्लेक्सेस होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। कम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH डीहाइड्रोजिनेस, कम्प्लेक्स 2 को कहते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, कम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स, एंड कम्प्लेक्स 4 जो होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस होता है। इसके अलावा भी जो है कुछ जो है आप लोग कह सकते हो मॉलिक्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एक जो एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है वो होता है ATP सिंथेस। कुछ साइंटिस्ट इसको कम्प्लेक्स 5 भी कंसीडर करते हैं, बट ये जो है कम्प्लेक्स नहीं होता। ये एक एंजाइम है ATP सिंथेस जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है। इसके अलावा जो है को एंजाइम Q भी प्रेजेंट होता है इन कम्प्लेक्सेस के साथ इसी सीरीज में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं, और साइटोक्रोम C भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने की बात ये कि ये सारी प्रोटीन्स हैं जितनी भी हैं, बट इसके अलावा ये जो यूबिक्विनोन है ये प्रोटीन नहीं है बल्कि ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम जो है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो कोएंजाइम क्यों जो है वो वाहिद चीज़ है जो कि यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, बाकी सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब ये भी आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बीच में इसके जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये कर सकते हैं इमेजिन कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो मैंने आप लोगों को कम्प्लेक्सेस के और इनके नेम्स लिखवाए हैं, और यहाँ पर होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस। अब हम इसी माइटोकॉन्ड्रिया को जूम करके देखते हैं और इन प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं कि कैसे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंड ATPs प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ये जो है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो आपको नज़र आ रही है, और ये जो ये ब्लू में नज़र आ रही है ये इनर मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे ये कम्प्लेक्स 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर जो है ये यूबिक्विनोन है, ये 3 है, एंड आगे इसी तरह से 4th 1 है, देन जो है ATP सिंथेस प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ बात वो ये है कि सबसे पहले जो है एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले होता ऐसा है कि NADH से
इलेक्ट्रॉन्स जो है NADH एंड FADH2 दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो NADH जो है वो NAD प्लस पे कन्वर्ट हो जाता है एंड FADH2 जो है FAD में। इनकी कन्वर्जन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है NADH के ये कम्प्लेक्स 1 में इंटर होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है कम्प्लेक्स 1 से जो है ये इंटर होंगे, NADH के इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ, यूबिक्विनोन को जाएंगे, देन यूबिक्विनोन से ये पास होंगे कम्प्लेक्स 3 की तरफ, एंड देन कम्प्लेक्स 3 से जो है साइटोक्रोम C की तरफ, एंड देन साइटोक्रोम C से जो है ये कम्प्लेक्स 4 को जाएंगे। ये पाथवे है NADH का। आगे मैं जो हूँ आप लोगों को इसका रिटर्न भी दूंगी। एंड देन FADH2 का क्या पाथ होगा, FADH2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो जाएंगे पहले कम्प्लेक्स 2 में, कम्प्लेक्स 2 से जो है ये जाएंगे यूबिक्विनोन की तरफ, देन कम्प्लेक्स 3, देन साइटोक्रोम C एंड देन कम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो ये इनका पाथवे है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक प्रोटीन कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स को। तो बेसिकली इस प्रोसेस में फिर होता क्या है, अब देखिए ये हमारे पास ये मैट्रिक्स रीजन है ना यहाँ पर नीचे, तो मैट्रिक्स में ऑलरेडी बहुत से H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन इस टाइप के हो रहे होते हैं कि वहाँ पर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं किसी भी कम्प्लेक्स में ना, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किसी भी कम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर एक कम्प्लेक्स से दूसरी की तरफ जाते हैं, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो H+ आयंस प्रेजेंट है ना वो पंप हो जाते हैं इनटू इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो है ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में मिड में स्पेस है, तो इस एनर्जी से सिंपली क्या होता है H+ आयंस ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये 1 से जो है यहाँ पर पास हो गया, तो फिर ये जो H+ आयंस जो है नीचे से उधर चले जाएंगे, देन इस जो है ये कम्प्लेक्स 4 की तरफ गया, देन H+ आयंस जो है वो पास हो जाएंगे। इसी तरह से हर मोमेंट पर जो है जो H+ आयंस पास होते रहेंगे, NADH के लिए भी एंड FADH2 के जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ये पाथवे होता है। तो इससे क्या होता है, इससे एक खास जो है कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स में बहुत कम H+ आयन रह जाते हैं एंड यहाँ पर जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज़्यादा H+ आयंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव साइंस बहुत है, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है इसको जो है नॉर्मलाइज भी करना है। तो इस कंडीशन को जो है कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है, वो कौन सा एंजाइम है जो कि इसको करता है, आइए देखते हैं नेक्स्ट में। जी, तो यहाँ पर हम कम्प्लेक्स 4 के बाद देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो प्रोड्यूस होता है, डिसबैलेंस प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे H+ आयंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि H+ आयंस जो है यहाँ पर एक और एंजाइम जो प्रेजेंट होता है जिसको हम ATP सिंथेस कहते हैं, वो इससे पास हो जाए। जब ये H+ आयंस जो है इससे पास होंगे ना, तो उसी पाथवे के थ्रू ये जो है वापस मैट्रिक्स में आ सकते हैं। तो इस तरह से ये दोबारा से एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से गुजर कर आते हैं ना, तो ये जो ATP सिंथेस एंजाइम है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। जो ये अपर पार्ट है ये फिक्स होता है, जो लोअर पार्ट है ये रोटेट करता है। तो H+ आयन जब इससे गुजर के आते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी की वजह से जो है ये पार्ट जो है ये रोटेट करता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ना एक्चुअली ये क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, ये ADP से ATP बनाती है। देखें ATP जो है एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल कंपाउंड है और ये जो है इतनी ईजिली जो है फॉर्मेशन नहीं होती, इसके लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है ATP सिंथेस। ठीक है, ATP सिंथेस की रोटेशन से हमें वो एनर्जी जो है वो मिलती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल को आप रिलेट कर सकते हैं टरबाइन से, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो कब होती है, वो तब होती है जब H+ आयन इससे पास होकर जाते हैं दोबारा मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली आप लोग देख सकते हैं ADP से ATP प्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन्स का आखिर होता, सॉरी H+ आयंस का और ये इलेक्ट्रॉन्स का होता क्या आखिर में, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इनका जो है फाइनल एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और हमारे पास बना देता है वाटर। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है मस्त के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इसका फाइनल एक्सेप्टर है। ये बहुत से MCQs में रिपीट होता है। अब NADH से इलेक्ट्रॉन से ATPs तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन ये कितने ATPs प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया था कि NADH एंड FADH2 में हाई एनर्जी और प्रेजेंट होती है एंड ये ज़्यादा ATPs के इक्वल होते हैं। तो देखिए 1 NADH जो है ना पंप करते हैं 10 H+ आयंस को, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले डायग्राम में बताया। तो इसका मतलब ये है कि जो
1 ATP है उसको जो है 4H प्लस की ज़रूरत है 4 की, तो अगर हम इन कैलकुलेशंस को देखें तो 1 NADH इक्वल होते हैं 2.5 ATPs के। इसी तरह से 1 FADH2 जो है पम्प करते हैं 6H प्लस आइंस को, एंड 1 FADH2 जो है फिर देन इक्वल होते हैं 1.5 ATPs के। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने तो अक्सर बुक्स में जो है देखा है टेक्स्ट बुक्स में कि 1 NADH 3 ATPs के एंड 1 FADH2 2 ATPs के इक्वल है, तो यस वो भी ठीक है, बट ओल्ड बुक्स में वो है, बट जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 2.5 एंड 1.5, जो कि आप लोग 10H प्लस और 6H प्लस आइंस के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो ओल्ड साइंटिस्ट थे वो इन वैल्यूज़ को राउंड करते थे, एंड जो है राउंड ऑफ करके जो है वो 3 and 2 कंसीडर करते थे। बट जब हम कंप्लीट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए इनको कैलकुलेट करते हैं देन उनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। यही वजह है कि आप लोगों को कहीं पर जो है 32, कहीं पर 30, कहीं पर 36 एंड कहीं पर 38 ATPs देखने को मिलते हैं फ्रॉम ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो ये सब 4 वैल्यूज़ कैसे आती हैं तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी डेडिकेटेड, जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगी कि कौन से शटल मैकेनिज्म्स जो हैं वो हैं उनमें इंक्लूड जो है इन्वॉल्व्ड हैं, एंड देन जो ये राउंड वैल्यूज़ हैं किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। सिंपली आप देखें इस तरह से 2.5 1.5 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपके पास 30 या 32 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी। इफ़ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।